Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 22 of the data structures and algorithms course. And this lecture is part 6 of basic data structure course series. And in today's lecture, we are going to discuss two more topics, which are circular queues and linked queues. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमने जो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने क्यूज़ पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी. तो हमने कहा था कि क्यूज़ आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट. जिस तरह से स्टैक्स हैं, स्टैक्स में हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ एक एंड से एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो इसी तरह से जो क्यूज़ हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम दोनों एंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक एंड को सिर्फ एलिमेंट को ऐड करने के लिए, दूसरे एंड से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए. तो हमने उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, जिस बेसिकली हमने अरेज के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट किया था. तो हमने देखा था कि हम एक फॉर एग्जांपल कि हम एक अरे ले सकते हैं. दिस इज़ एन अरे, और इसको जो है हम एक क्यूब की तरह जो है वो हम बिहेव कर सकते हैं. इसका कोई साइज़ होगा प्री डिफाइंड, और हमने इसमें देखा था कि हमें यहाँ पे दो तरह के जो है वो हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे. एक रियर होगा जो कि अरे के जो आखिरी क्यू का जो आखिरी एलिमेंट होगा उसको पॉइंट कर होगा, और एक हमारे पास फ्रंट होगा जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर होगा, जिसको कि हम रिमूव करेंगे. तो अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम रेयर के बाद ऐड करेंगे, और अगर कोई रिमूव करना है तो जो फ्रंट एलिमेंट होगा उसको हम रिमूव करेंगे. तो हमने उसके कुछ ऑप्शन देखे थे कि हम फ्रंट और रेयर को कैसे हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो हमने उसमें एक इशू देखा था कि हमारे पास जो दो इसके ऑपरेशन हैं, एन क्यू और डी क्यू, ये अगर हमने एलिमेंट ऐड करना है तो वो उसको हम एन क्यू कहते हैं. अगर कोई एलिमेंट हमने रिमूव करना है तो हम उसको कहते हैं डी क्यू ऑपरेशन. तो हमने देखा था कि इन दोनों में से एक जो हमारे पास ऑप्शन था वो ये था कि एक के लिए तो हमें कांस्टेंट टाइम चाहिए होगा, लेकिन सेकंड के लिए जो है वो हमें जो है वो थीटा एन टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा. तो इसको जो है वो हम उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें बाकी एलिमेंट्स को टुवर्ड्स जो लोअर इंडेक्सेस हैं हमें उस तरफ जो है वो मूव करना पड़ता है. तो हमने एक ऑप्शन देखा था कि अगर हम उसको यूज़ कर लें कि इंस्टेड ऑफ के हर दफ़ा जो है वो एलिमेंट एन क्यू या डी क्यू के बाद हम एलिमेंट्स को ऐड करने के, हम इसको क्यू को एज इट इज़ रहने दें, और हम क्या करें कि हम जब कोई एलिमेंट हम रिमूव करें तो फ्रंट को हम एक स्टेप आगे मूव कर दें, बजाय कि सारे एलिमेंट्स को हम एक स्टेप मूव करने के. तो हम सिर्फ फ्रंट को जो है वो एक स्टेप जो है वो आगे मूव कर दें. उस सूरत में क्या होगा कि हमारा जो दोनों ऑपरेशन है एन क्यू डी क्यू, ये जो है ये थीटा वन टाइम में, कॉन्स्टेंट टाइम में कंप्लीट हो जाए. लेकिन उसमें एक नया इशू एक अराइज होता है. वो इशू ये अराइज होता है कि हम उसको ड्रिफ्टिंग क्यू प्रॉब्लम कहते हैं, कि जो ये क्यू है ये आस्ते आस्ते ड्रिफ्ट करती जाएगी टुवर्ड्स हायर इंडेक्स, इस तरफ जो है वो ड्रिफ्ट करती जाएगी, और उसके नतीजे में ये होगा कि एट सम टाइम अरे ऐसे लगेगा कि ये फिल हो चुकी हुई है, लेकिन जो इसके शुरू में हो सकता है कि कुछ जो लोकेशन है वो इनपुटिंग है. तो हमने उसको कहा था कि ये ड्रिफ्टिंग क्यू प्रॉब्लम है. तो उसका सोल्यूशन जो ये है कि हम उस क्यू को जो है वो एक सर्कुलर क्यू यूज़ कर सकते हैं. फिर हम उसको इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन हम उसको एक सर्कुलर क्यू के तौर पे, इस तरह जैसे ये सर्कल है कि दोनों एंड्स जो है वो आपस में मिले हुए हैं, तो हम उसको वो अज्यूम जो है वो करेंगे. तो इस लेक्चर में जो है वो हम सबसे पहले जो है वो सर्कुलर क्यू डिस्कस करेंगे. उसके बाद इसकी जो सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन है लिंक क्यू, हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सर्कुलर क्यू बेसिकली जो है वो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जिसको जो हमने ड्रिफ्टिंग क्यू प्रॉब्लम कही थी, कि इट कैन बी सॉल्व बाय प्रिटेंडिंग दैट array is circular and so allow the queue to continue directly from the highest number position in the array to the
लोएस्ट नंबर पोजीशन। तो एक्चुअली क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ये हम जैसे क्लॉकवाइज ये जो है ये मूव कर रही है, तो इस तरह से ये एक तरह से बिहेव करेगी कि ये जो माइंड हो रही है। जब वो हायर इंडेक्स पे क्यू पहुंच जाएगी, हम उसी तरह से हम लेंगे कि हम एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो फ्रंट होगा, फ्रंट को हम एक एक स्टेप आगे मूव करते रहेंगे लेकिन जब हम लिस्ट के एंड पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे रिमाइंड होगी, फिर दोबारा हम ज़ीरो उसको जो इंडेक्सेस को हम ज़ीरो से स्टार्ट कर देंगे। और इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ मॉडल्स ऑपरेटर। तो हम एक ये आपको पता है परसेंटेज सिंबल होता है, इस एक्चुअली रिप्रेजेंट द रिमाइंडर ऑपरेटर। मॉडल्स या रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो हम इससे कहते हैं, और इसके ज़रिए हम इसको इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें एक्चुअली क्या होगा कि हमारे पास हमें थोड़ा सा अपनी मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम किस तरह से रेयर और फ्रंट को जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन में जो हम ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। इसका आपको पता है कि सी में ये परसेंटेज सिंबल होता है। तो जब भी अगर आप किसी नंबर को सपोज के टू अगर आप इस तरह से करते हैं, सपोज के 5 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है ये क्वोशिएंट ऑपरेटर है, ये डिवीजन ऑपरेटर है। इसका आंसर आएगा आपके पास, अगर ये इंटीजर बोथ आर इंटीजर्स तो इसका आंसर आपके पास 2 आएगा। लेकिन अगर आप 5% 2 करते हैं तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा, बिकॉज कि जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज जो है वो 1 जो है वो रिमाइंडर होता है। तो इसमें असल में हम इसको ही यूज़ करके ये जो हमारा जो परसेंटेज ये ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, तो इसको हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि in this way the position in the array are numbered from 0 to the size -1, and the position size -1 is defined to be the immediate preceding 0 location। तो एक्चुअली क्योंकि इसमें ये होगा कि इस तरह से जब हम इसको हमने एक हमारे पास स्टेट क्यू है, तो उसको हमने इस तरह से किया है कि जो आखिरी एंड है उसको शुरू वाले एंड से हमने जो है वो मिला दिया। तो अरे में जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, और आखिरी जो इंडेक्स होता है दैट इज़ n-1। अगर अरे का साइज़ जो है n है तो आखिरी इंडेक्स n-1 होगा। तो जब हम इसको दोनों एंड्स को बनाएंगे तो इसमें इस तरह से होगा कि जो 0 और जो n-1 है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द 0, और इससे बिल्कुल पहले जो है ये आप देखें कि हमने एक्चुअली क्या किया कि जब इसको पकड़ कर हमने यहाँ से पकड़ा और हमने यहाँ भी इसके साथ मिलाया, तो ये एक्चुअली क्या होगा कि ये अब ये वाला जो है आखिरी बिल्कुल 0 से जस्ट एक जो बिल्कुल उसके साथ जो है वो n-1 होगा। और एक्चुअली हम इसको कैसे कर सकते हैं, अभी हमने इसमें मॉडुलस ऑपरेटर की बात की थी। तो अगर इसका साइज़ n है तो आप n% करें तो दैट विल बी 0, वो उसका जो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, बिकॉज नंबर जो है फुली डिविजिबल है, तो ये रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज 0 आएगा। तो इस तरह से ही हम इसको जो है वो कैलकुलेट हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें हमने अब ये देखना है कि हमने एलिमेंट को ऐड करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, और अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। तो अरे में जो लीनियर अरे है, लीनियर क्यू है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम जब भी हमने एक रेयर हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि आखिरी जो अरे का एलिमेंट होता है उसके इंडेक्स को स्टोर करता है। तो जो भी हमने न्यू एलिमेंट ऐड करना है वो रेयर के बाद करना है। तो अब सर्कुलर रे में हम रेयर को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ये फार्मूला होगा कि जो रेयर +1 और डिवाइडेड परसेंटेज बाय साइज़ करेंगे तो ये हमारे पास नया रेयर आ जाएगा, और वहीं पे हम उसको जो है नए एलिमेंट को ऐड करते हैं। अगर रिमूव करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिमूव करने के बाद ये होगा कि जो फ्रंट एलिमेंट, तो इस वक्त फ्रंट एलिमेंट है, ये ओल्ड फ्रंट एलिमेंट है, तो इसको हमने यहाँ से एलिमेंट को रिमूव किया, और उसके बाद फिर हमने उसको जो ये न्यू हमारे पास जो फ्रंट है वो ले आया है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से फ्रंट +1% बाय साइज। तो इसको अगली स्लाइड में हम इसको ग्राफिकली जो है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये दो हमारे पास सर्कुलर की दो केसेस हम देख रहे हैं। तो आप ये देखें कि
ये एक्चुअली बिल्कुल अभी स्टार्ट है, तो दिस इज़ दी ज़ीरो लोकेशन है, और ये जो ये आखिरी होगी, इसमें टोटल जो है इस वक्त जो है वो इसमें जो साइज़ है इसका वो 12 है। और इसके बाद जो है चूँकि ये लास्ट एलिमेंट है, दिस विल बी 11, ये n-1 है, n में से 1 को माइनस करें तो दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट। तो अब ये फ्रंट और रियर जो है ये दो एलिमेंट्स को दिस वन इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो यहाँ पे हमने जो है वो ये थोड़ा सा विजुलाइज़ किया है कि अगर इसमें से हम दो एलिमेंट्स को रिमूव कर दें और तीन एलिमेंट्स ऐड करें तो फिर क्या पोजीशन होगी। तो फर्स्ट अगर हम इस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो अब हमने क्या करना है कि सिंपली इसको रिट्रीव करना है और इसको रिटर्न कर देना है, और देन हमने फ्रंट को मूव करके हमने एक पोजीशन आगे ले आना है। और वो हम ऐसे करेंगे कि जो ओल्ड फ्रंट है उस पे एक ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद उसको परसेंटेज हम करेंगे बाय साइज़। उसका जो अरे का साइज़ है इस केस में जो है वो 12 है, ये n या 12 जो है उसको रिप्लेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 0+1 और परसेंटेज बाय 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 परसेंटेज 12 विच इज़ 1। जब भी आप किसी भी नंबर को जो उससे कम होगा और उसका मॉडल्स लेंगे तो वो ऑलवेज जो जिस नंबर से उसको डिवाइड करें वही नंबर जो वापस आ जाएगा। तो जैसे 1 जो 12 से छोटा है, तो जब भी आप कोई भी नंबर ऐसा होगा जो 12 से छोटा है और आप उसका मोड लेंगे 12 के साथ, तो ऑलवेज वही नंबर जो है वापस आ जाएगा। इसी तरह से जो है अब ये एक पोजीशन आगे आ गया, जब इस एलिमेंट को भी रिमूव कर देंगे तो हम फिर इसको नेक्स्ट पे जो है वो लेंगे। इसी तरह से अगर आप एक एलिमेंट ऐड करते हैं उसके लिए भी हमारे पास इस तरह से फार्मूला है कि हम रियर में जो है अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि नेक्स्ट किस लोकेशन पे हमने जो है वो ऐड कर एलिमेंट को ऐड करना है। तो वो हमारे पास होगी और वो लोकेशन होगी जिसको कि रियर पॉइंट कर रहा है, उससे एक पोजीशन आगे। तो ये हो जाएगा 3+1 एंड परसेंटेज बाय साइज़ और 4, और इसको हम करेंगे साइज़ विच इज़ 12 और ये आ जाएगा 4। तो अब हम यहाँ पे हम इसको नए एलिमेंट को ऐड करेंगे। उसके बाद अगर उससे अगला ऐड करना है तो फिर ये 5 पे आएगा, फिर ये 6 पे आएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो रेयर जो है वो भी आगे जो है वो मूव करता रहेगा, और इसी तरह से जो फ्रंट है वो भी जो है वो भी मूव करता हुआ जो है वो आ जाएगा। और जब ये लास्ट लोकेशन पे आ जाएगा ये जो सपोज के रे जो है वो मूव करते हुए जो है वो लास्ट लोकेशन पे जो है वो आ गई है। तो अब ये सपोज कर रहे हैं हम कि ये अभी हम एलिमेंट ऐड करते जा रहे थे तो हम जो है वो रेयर यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे अब क्या हो गया कि आखिरी एलिमेंट है, और अब हमने ये करना है कि अब एक और नया एलिमेंट ऐड करना है, दिस इज़ द रेयर। तो उसके लिए हमारे पास उसी तरह से फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे कि 11+1 करेंगे और परसेंटेज बाय ये हमारा न्यू मतलब रेयर का इंडेक्स होगा जहाँ के हमने नया एलिमेंट हमने ऐड करना है। तो अगर सपोज करें कि हम साथ साथ एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स से मूव भी करते जा रहे हैं तो होपफुली ये जो शुरू के कुछ इंडेक्सेस हैं ये खाली होंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है वो नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 12 परसेंटेज 12 विच इज़ 0। तो ये फिर एक रिमाइंड ये जो है एक तरह से होगा कि ये जो क्यू है ये रिमाइंड हो जाएगी, और दोबारा से हम जो है वो शुरू के इंडेक्स जो है वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो हमने जो देखा था जो लीनियर इम्प्लीमेंटेशन ये थी उसमें इस तरह से था कि जब क्यू ड्रिफ्ट होती है तो रेयर जो है वो बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जाता है, लेकिन हो सकता है कि शुरू के कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो खाली हो, लेकिन चूँकि आखिरी इंडेक्सेस जो है वहाँ पे अब जगह नहीं है मज़ीद, तो हम ये समझते हैं कि ये जो क्यू जो है फुल हो चुकी है, अब इसमें मज़ीद कोई जगह जो है वो नहीं है। तो ये जो है ये सर्कुलर क्यू उसका सलूशन है कि इसमें जो है वो हम इस तरह से जो है नए एलिमेंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो शुरू के जो इंडेक्सेस हैं वो रीयूज़ होना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें जो इशू है वो ये है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि
जो क्यू है ये एम्प्टी है या ये फुल है। तो ये एक इशू है, इसको जो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उसमें ये होगा कि assume that the front stores the array index of the front element in the queue and the rear stores the array index of the rear element। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। if both front and rear have the same positions then with this scheme there must be one element in the queue। तो अभी जिस तरह से हमने देखा था कि अगर हम इस तरह से लेते हैं क्यू और दिस इज़ द यहाँ पे जो फ्रंट और ये जो रेयर है ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि एटलीस्ट इस क्यू के अंदर जो है वो एक एलिमेंट इसके अंदर जो है वो होगा। दस एन एम्प्टी क्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हैविंग रे टू बी वन लेस देन द फ्रंट। तो उसमें सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि हम एम्प्टी क्यू को हम इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। उसके लिए हम ऑप्शन ये कर सकते हैं कि अगर सपोज के फ्रंट जो है ड्यूरिंग आफ्टर सम टाइम फ्रंट जो है वो 5 है, तो जो रेयर है वो अगर 4 है यानी कि एक लेस है उससे, तो फिर हम ये समझेंगे कि दिस वन क्यू जो है ये एम्प्टी है। अदरवाइज जो है वो हम इसको एम्प्टी जो है वो नहीं समझेंगे। बट वट इफ़ द क्यू इज़ कम्प्लीटली फुल। अगर ऐसे हो गए कम्प्लीटली फुल हो जाए तो फिर क्या होगा? कम्प्लीटली फुल का मतलब जो है वो ये है कि सर्कुलर क्यू है। ये जो क्यू है ये चूँकि सर्कुलर है लाइक दिस वन, इस तरह से सर्कल की फॉर्म में है, तो इसमें ये ज़ीरो इंडेक्स है और इससे बिल्कुल पहले जो है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं n-1, हम उसको जो है वो कहते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट इंडेक्स। तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये क्यू फुल हो जाएगी तो फ्रंट जो है वो पहले इंडेक्स को यानी कि 0th इंडेक्स पे होगा, 0 पे होगा, और जो रेयर होगा वो आखिरी पे होगा। लेकिन ये चूँकि सर्कुलर क्यू है तो इसमें हमने जो है वो हमने ये देखा था कि हमने इसको इस तरह से किया था कि हमने लीनियर क्यू को ही हमने ऐसे बेंड करके और जो इसका जो ये अगर इसका हेड है तो इसको हमने इसकी टेल से मिला के तो हमने इसको सर्कुलर कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली जो n-1 है ये एक्चुअली 0 से एक पोजीशन पीछे है क्यू में। इस तरह से हम इसको जो है वो विजुलाइज करें। What is the situation when the queue with n array position available contain n elements? के उसमें n ही array है और मतलब array में n position है और queue में n elements हैं। In this case, if the front element is position 0, then the rear element is in the position size -1. But this means that the value of rear is 1 less than the value of front when the circular nature of the queue is taken into account। तो ये अगेन वही होगा कि सर्कुलर जब क्यू होगी तो उसमें जो n-1 साइज -1 का मतलब जो है वो ये है कि जो रेयर है वो फ्रंट से एक वैल्यू पीछे है, उससे एक वैल्यू पीछे है। और यही कंडीशन हमने जो है इससे पहले जो है वो हमने एम्प्टी क्यू के लिए ली थी। तो अब वही उसी ये तकरीबन वही सिचुएशन हो गई है कि वही कंडीशन जो है वो राइज हो गई फॉर फुल क्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो फुल क्यू है दैट इज़ इनडिस्टिंक्शनेबल फ्रॉम एम्प्टी क्यू, कि हम उस दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इस वक्त क्यू जो है वो एम्प्टी। क्योंकि अगर हम सेम कंडीशन यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज कि अगर आप ये कंडीशन यूज़ करते हैं कि रेयर इज़ लेस दैन फ्रंट, तो अब ये जो है ये कंडीशन जो है वो दोनों में से एक के लिए यूज़ की जा सकती है। यहाँ ये एम्प्टी के लिए या फुल के लिए, दोनों के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। There are n+1 different possible state the queue can be in if there are n array position। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम स्टेट्स से मुराद हम ये ले रहे हैं कि अगर हम फ्रंट को जो फिक्स कर दें और सिर्फ रेयर को मूव करें तो देर विल बी n+1 डिफरेंट स्टेट्स जिसमें कि क्यू जो है वो हो सकती है। If the value of front is fixed, then n+1 different values of rear are needed to distinguish among n+1 states। तो इसमें एम्प्टी और फुल जो है वो दोनों चीज़ें जो है दोनों स्टेट जो है इसके अंदर शामिल हैं। However, there are only n possible values for rear unless we invent a special case for say एम्प्टी क्यू। लेकिन इसमें अब ये है कि हमारे पास जो है वो रेयर की जो हमारे पास सिर्फ n वैल्यूज़ है, n से ज़्यादा वैल्यूज़ तो हम नहीं कर सकते। तो हमें एक जो है वो कोई स्पेशल केस
देखना पड़ेगा, जिसको कि हम फुल एम्प्टी क्यू के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक पिजन होल प्रिंसिपल है, उसकी एग्जांपल है। पिजन होल प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि गिवन देयर आर n pigeon holes and n+1 pigeons, when all of the pigeons go into the hole we can be sure that at least one hole contains more than one pigeon। तो ये बेसिकली आपने शायद कभी देखा हो कि सपोज़ के ये इस तरह से डब्बे ये बनाए होते हैं, इस तरह से ये, तो इनको हम पिजन होल कहते हैं। मे बी आपने कहीं पे इस तरह से देखा हो। तो पिजन जो हैं जब इसके अंदर जो है वो रहते हैं, तो अगर ये सपोज़ के इस वक्त जो है वो 9 ये होल्स हैं, तो और हमारे पास 10 पिजन हैं और सारे के सारे पिजन जो है वो होल के अंदर जो है वो जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक होल इस तरह का होगा इन 9 होल में से जिसमें कि 2 पिजन जो है वो होंगे। तो ये ये एक्चुअली पिजन होल जो है वो प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है। तो इससे इन सिमिलर मैनर वी कैन बी श्योर दैट 2 of the n+1 states are indistinguishable by n relative values of front and rear। तो इस तरह से है कि जो अगर हमारे पास n वैल्यूज़ हों तो उसमें से जो दो एटलीस्ट जो 2 स्टेट्स हैं वो जो है वो हम उनको जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो स्पेशल केस जो है वो हमें इन्वेंट करना। तो यही हम जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर सपोज़ के क्यू अगर एम्प्टी हो, तो इसको जस्ट हम ग्राफिकली आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ये होगा कि फ्रंट और रियर जो है वो दोनों इसी पोजीशन को, एक ही पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सॉरी, ये जो है ये रियर है। इसमें अगर दोनों एक ही पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। और अगर रियर जो है वो एक पोजीशन पीछे है, तो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ तो ये हो सकता है कि अरे जो है बिल्कुल खाली है, या फिर ये हो सकता है कि अरे जो है वो फुल होगी हुई है और ये जो रेयर है ये मूव करते करते जो लास्ट इंडेक्स पे जो है उस वक्त मौजूद है। चूँकि सर्कुलर क्यू है तो ये जो लोकेशन है ये n-1 है और इसके बिल्कुल साथ जो है वो 0 है। तो अब इसमें इसकी 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। एक तो ये हाईएस्ट इंडेक्स है नंबर 1, और दूसरा ये है कि ये 0 से एक पोजीशन पहले भी है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उससे एक पोजीशन लेस भी है। तो इस तरह से इसकी जो 2 इंटरप्रिटेशन है इसकी वजह से थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हो रही है और हमें उसके लिए जो स्पेशल केस जो है वो देखना पड़ेगा। तो इसके सोल्यूशन ये है कि हम ये कर सकते हैं कि कीप एन एक्सप्लिसिट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू, कि हम कोई काउंटर वेरिएबल ले लें और जैसे जैसे एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं उसको इंक्रीमेंट करते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्यू में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं और फिर उस हिसाब से हम उन एलिमेंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इस दूसरा ये हो सकता है कि यूज़ अ बुलियन वेरिएबल लाइक इंडिकेट्स दी वेदर द क्यू इज़ एम्प्टी और नॉट। तो अगर तो अरे में अभी तक क्यू में हमने कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया तो उसको हम ट्रू रखेंगे, अगर कोई ऐड कर दिया तो हम उसको फुल कर देंगे। इस तरह से हम एम्प्टी को तो हम बुलियन के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो फुल है उसको हम जो है वो जो हमारी कंडीशन है रेयर लेस दैन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि रेयर जो फुल होगी उसको हम इस तरह से जो है वो कर लेंगे कि रेयर इज़ लेस दैन फ्रंट, तो फिर हम उसको जो है वो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ये करें कि हम बजाय के अगर हमने n एलिमेंट स्टोर करने हैं तो उसके लिए जो हम अरे लें वो बजाय n यानी कि हम n+1 साइज़ के लें। तो उससे क्या होगा कि ये जो है इस तरह से अगर ये 0 इंडेक्स है और ये वाला जो है वो n-1 है, लास्ट इंडेक्स है, लेकिन हम जो है वो आखिरी एलिमेंट जो है इसके अंदर स्टोर करेंगे वो n-1 पे नहीं करेंगे, वो n-2 पे करेंगे। तो सपोज़ कि अगर इसके अंदर जो है वो 10 हमने 10 एलिमेंट्स लिए, सपोज़ कि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो 10 की बजाय सिर्फ हम 9 एलिमेंट स्टोर करेंगे। एक पोजीशन जो है वो जो 0 से बिल्कुल पहले हम उसको जो है एम्प्टी रखेंगे। तो ये हमारे पास तीसरा जो है वो ऑप्शन है। और बजाय सिर्फ हमें इसमें सिर्फ नुकसान ही होगा कि हमारी एक लोकेशन जो है वो हमारी वेस्ट हो रही होगी, अदरवाइज़ जो है ये सोल्यूशन जो है बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है हमारी वो लिंक्ड क्यूज़ है। लिंक्ड क्यूज़ है वो हम
लिंक लिस्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने कहा था कि बेसिकली लिंक लिस्ट क्या है कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है और इसके दो हिस्से होते हैं, एक में वैल्यू होती है और एक में पॉइंटर होता है। पॉइंटर एक्चुअली अगली नोड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वही हम जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। मेथड्स फ्रंट एंड रियर आर पॉइंटर्स टू दी फ्रंट एंड रियर क्यू एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो फ्रंट और रियर होंगे, इसी तरह से हमें ये दो पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे जो कि पहले और आखिरी एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। We will use a header link node which allows for a simpler implementation of the enqueue operation by avoiding any special case when the queue is empty। तो हम इसमें एक हेडर जो है वो नोड लेंगे। तो इसमें ये होता है कि इसमें वैल्यू कोई नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ इसमें जो है वो एक पॉइंटर होता है जो कि अगली नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको हम हेडर नोड जो है वो हम इसे कह देते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर होता है जो कि जिसको जो है वो हम हेड पॉइंटर कहते हैं, जो कि ऑलवेज जो है वो लिस्ट के स्टार्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो इनिशियली क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन द फ्रंट एंड रियर पॉइंटर्स विल बी पॉइंटिंग टू द हेडर नोड और द फ्रंट विल ऑलवेज पॉइंट टू द हेडर नोड व्हाइल द रियर पॉइंट्स टू द टू लास्ट लिंक नोड। तो शुरू में क्या होगा कि अगर लिंक लिस्ट जो है बिल्कुल क्यू एम्प्टी है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो आ गई है, हेडर नोड आ गई है। तो अब हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे हेड पॉइंटर है जो इसी को पॉइंट कर रहा है, तो फ्रंट और रेयर भी जो है वो भी इसी को जो है वो पॉइंट कर रहे होंगे। फ्रंट भी और रेयर भी दोनों इसी नोड को जो है वो रिप्रेजेंट पॉइंट कर रहे होंगे। लेकिन ये होगा कि फ्रंट तो ऑलवेज इसी को पॉइंट करता रहेगा, लेकिन जो रेयर होगा वो फिर मूव करता रहेगा। तो जैसे ही आप कोई नई नोड इसके अंदर ऐड करेंगे, तो जो रेयर होगा वो एक पोजीशन जो है वो आगे जो है वो मूव करेगा। तो अब इसमें हमने देखना है कि एन क्यू डी क्यू जो है वो कैसे हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एन क्यू को हम देख लेते हैं। तो एन क्यू में जो है वो ये होगा कि ये हम सपोज करते हैं कि दिस इज़ आवर हेड नोड, इसमें एक पॉइंटर है और एक वैल्यू है, लेकिन वैल्यू हम इसके अंदर जो है वो हेडर नोड के अंदर जो है वो पॉइंट हम जो है वो नहीं स्टोर करते, और ये जो हमारा हेड पॉइंटर होगा ये इस नोड को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमने अब जो इसके अलावा जो फ्रंट है वो भी ऑलवेज इसी नोड को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्रोसेस हम काफ़ी डिटेल से देखें, जब हमने लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन की थी तो उसमें हम देख चुके हुए हैं। अब हमने नई नोड एक ऐड कर दी है और इसमें भी एक वैल्यू स्टोर कर दी और पॉइंटर इसके अंदर है। तो अब जो रेयर है वो अब इस नई नोड को जो है वो रिप्रेजेंट करें। और इसी तरह से अगर हम कोई थर्ड हम इसके अंदर ऐड करते हैं, कोई थर्ड जो है वो हम इसके अंदर नोड ऐड करते हैं, उसमें भी एक वैल्यू होगा, पॉइंटर होगा। तो अब जो ये रेयर है अब ये इस नई नोड को जो है वो रिप्रेजेंट कर। तो ये आपने ख्याल रखना है कि फ्रंट ऑलवेज हेडर नोड को पॉइंट करेगा, जबकि जो रेयर है वो मूव करता जाएगा। जैसे जैसे हम जो है वो नई नोड्स ऐड करते जाएंगे तो वो भी साथ साथ जो है वो मूव करता रहेगा। अब हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि वो फ्रंट कहाँ पे है, फ्रंट को हमने कहाँ से जो है वो लिया, वेयर इज़ द फ्रंट। तो फ्रंट के से हमें पता चल जाएगा कि विच वन इज़ द फर्स्ट नोड, तो हम उसको जो है वो हम उसको ईजीली जो है वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये हेडर नोड है, इसको तो हम रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन हम इस नोड को जो है वो रिमूव करेंगे। तो जब हम इस नोड को रिमूव करेंगे तो उसके बाद हमें जो है ये बेसिकली हम इसको बिल्कुल डिलीट नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं कि ये जो पॉइंटर्स होते हैं इनको रीडायरेक्ट कर देते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे। अब ये पॉइंटर जो है वो इस नोड के बजाय अब ये अगली नोड जो है इसको जो है वो पॉइंट कर रहा है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से जो है वो हम इम्प्लीमेंट जो है इसको कर सकते हैं। मेथड डी क्यू रिमूव्स एंड रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू। तो ये हमने जिस तरह से भी डिस्कस किया, ये वही बात है। कंपैरिजन करें दोनों का, all member functions for both the array based and linked queue based implementation require constant time, and the space comparison issues are the same as for the equivalent stack implementations, वो भी बिल्कुल उसी तरह से ही है। Unlike the array based stack implementation, there is no convenient way to store the two queues in the same array unless items are always transferred directly from one queue to another। तो स्टैक में हमने देखा था कि अगर हम एक बिकॉज के
अगर हमारे पास अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक की, तो उसमें ये होता है कि अगर स्टैक में जो है वो पूरा स्टैक यूज़ नहीं हो रहा, तो काफ़ी सारी पोजीशन जो है वेस्ट हो रही होती है। तो हम उसको इस तरह से काउंटर कर सकते हैं कि हम 2 स्टैक जो है वो हम एक ही अरे में 2 स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन हमने उसमें कहा था कि उस सूरत में जो है वो आइडियल होगा कि अगर एक स्टैक से हम एलिमेंट को ले उसको दूसरे स्टैक में जो वो स्टोर कर दें। तो इस तरह से हम क्यू के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इस सूरत में ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज। ये भी एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।